नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हैं प्यारे बच्चे आप लोग? बढ़िया हैं, बेहतर हैं, शानदार हैं, ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छे हैं। तो जल्दी से क्या करिए भाई, एक बार वीडियो को दमदारी से लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बहुत अच्छे से आपकी अगर पढ़ाई चल रही होगी, क्या बच्चे, बहुत अच्छे से आपकी अगर पढ़ाई चल रही हो तो सभी दोस्त अपने मित्रों को, साथियों को, सखियों को, सभी को शेयर कर दें कि भाई साहब शुरुआत हो चुकी है। और आपकी जो अपनी शाम वाली क्लास है ना, यूपी स्पेशल वाली, वो आपके बीच में हाजिर है ना बच्चे। हम दीपावली के सप्ताह में एंट्री कर चुके हैं बच्चों, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी पूरे उमंग के साथ में दीपावली का स्वागत करने के लिए तैयार होंगे। तो आइए बच्चे, क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन की अगर मैं बात करूं तो आज का जो सेशन है बच्चे, इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो यूपी स्पेशल पढ़ेंगे। क्या बच्चे, पूर्णतः ये जो क्लास है ना उत्तर प्रदेश विशेष की होने वाली है, लेकिन ये क्लास बहुत ज़बरदस्त होगी। क्या बच्चे, बहुत ज़बरदस्त होगी और बहुत ही शानदार कंटेंट आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा, अगले कुछ मिनटों तक एक ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में आप तैयार हो जाइए। उत्तर प्रदेश स्पेशल और एकदम नवीन पाठ्यक्रम पर, नए पाठ्यक्रम पर आधारित है। जिस तरह की आजकल सवाल पूछे जा रहे हैं बच्चे, सेम वैसे ही पाठ्यक्रमों पर आधारित ये जो श्रृंखला है ना, ये आपके लिए मज़ेदार होने वाली है। तो तैयार हो जाओ सभी बच्चे। यहाँ पर हम लोग समझते हैं बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के बारे में, कि जो बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना है, इसमें लाभार्थी की उम्र क्या है, ये सवाल पूछी जाती है। पहला प्रश्न तो यही है कि साहब बाबा साहब अम्बेडकर जो रोजगार प्रोत्साहन योजना है, देखो भाई, बाबा साहब अम्बेडकर जो रोजगार प्रोत्साहन योजना है ना, क्या रोजगार प्रोत्साहन योजना है। पहली बात तो ये है कि ये जो रोजगार प्रोत्साहन योजना है, आपको ध्यान रखना है बच्चों कि ये रोजगार जो प्रोत्साहन योजना हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। क्या भाई, इसका उद्देश्य क्या है? तो रोजगार जो प्रोत्साहन योजना है ना, इसका उद्देश्य है कि लोगों को स्वरोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए, लोगों को स्वरोजगार के लिए क्या करना बच्चे, तो स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है ना, प्रेरित करना। लोगों को स्वरोजगार के लिए क्या करना, तो प्रेरित करना। तो रोजगार जो प्रोत्साहन योजना है बच्चे, अगर बात करें तो रोजगार प्रोत्साहन योजना जो बाबा साहब के नाम पर चलाई जा रही योजना है, इसमें आप देखेंगे तो स्वरोजगार के लिए लोगों को मोटिवेट करना, यह क्या है, इसका उद्देश्य है। लाभार्थी की जो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए ना इसमें, कि भैया लाभार्थी की जो न्यूनतम उम्र है वो क्या है, तो 18 से 35 वर्ष आपको मिलेगी। क्या बच्चे, 18 से 35 वर्ष के जो यूथ हैं उनको यहाँ पर बच्चे वरीयता दी जाएगी। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन संख्या बी, है ना, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। क्या उत्तर होगा बच्चे, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। डायरेक्ट नोट करना ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पर चर्चा करें, नेक्स्ट टॉपिक पर, कन्या सुमंगला योजना। बच्चों, कन्या सुमंगला योजना की अगर बात करें तो कन्या सुमंगला योजना की अगर पूछा जाए कि प्रारंभ कब हुआ, तो कन्या सुमंगला योजना, इसका जो प्रारंभ हुआ था बच्चे, यह हुआ था कब, 2019 में, है ना। आप देखेंगे तो बालिकाओं के लिए, बालिकाओं के शिक्षा से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, तो बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित ये योजना है। क्या बच्चों, तो बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित योजना है, संबंधित योजना है बच्चे। और बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित ये जो योजना है ना, इसमें सरकार के द्वारा 25,000 रुपये मिलते हैं। कुल 6 चरणों में कितने पैसे मिलते हैं, तो इसमें कुल 6 चरणों में, कुल 6 चरणों में 25,000 रुपये मिलते हैं। कितने बच्चे, तो कुल 6 चरणों में 25,000 रुपये मिलते हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि जो पैसे मिलते हैं ना, वह कितने मिलते हैं, तो 25,000 रुपये मिलते हैं, है ना। कुल कितने चरणों में, तो 6 चरणों में 25,000 रुपये मिलते हैं। ये वाला डेटा भी आपको ध्यान रहे कि भैया कुल 6 चरण में 25,000 रुपये की जो राशि है ये मिलने वाली है ना। तो प्रारंभ कब हुआ इसका, वर्ष 2009 में। सक्षम सुपोषण योजना है, ये आप देखोगे तो छोटे बालकों को जिनकी उम्र कितनी है, 5 वर्ष से कम है, छोटे बालक जिनकी उम्र 5 वर्ष से कम है, तो उनका बेहतर पोषण हो, इसके लिए उनका बेहतर पोषण हो, इसके लिए बच्चे यह पुरस्कार, यह योजना शुरू की गई थी। और इसी तरीके से अगर बात करें तो 11 से 14 वर्ष की जो बालिकाएं हैं, 11 से 14 वर्ष की जो बालिकाएं हैं, तो उनका अच्छे पोषण के लिए यह पुरस्कार, यह योजना शुरू की गई है ना। तो 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं के पोषण
और छोटे बालकों जिनकी उम्र 5 वर्ष से कम है ना, उनके पोषण की बात करती है यह योजना बच्चे। बड़ी ही इंटरेस्टिंग, बड़ी ज़बरदस्त योजना है। ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना कहाँ से संबंधित है, तो अपने उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है। कहाँ से बच्चे? उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। इंटरेस्टिंग योजना है, नोट कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। अगला क्या है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस जिले में है? क्या बच्चे? सबसे ज्यादा जो क्षारीय मृदा है ना यूपी में, वह पूछा जाए कि भाई साहब कहां पर है, कमेंट करके बता दो सबसे ज्यादा क्षारीय मृदा कहां पर है। आओ बच्चे, अगर बात करें उत्तर प्रदेश में यहां पर मृदा की, अगर उत्तर प्रदेश में हम मृदा की बात कर लें, उत्तर प्रदेश में मृदा की जब हम चर्चा करेंगे बच्चे, तो याद रखो, देखो उत्तर प्रदेश में जो मिट्टी है ना, क्या उत्तर प्रदेश में जो मिट्टी है अगर देखा जाए तो यह किस प्रकार की मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। क्या बच्चे? यह किस प्रकार की मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। क्या अगर कहीं पर पूछ रहे कि भाई साहब उत्तर प्रदेश में जो मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा कौन सी है, तो सर्वाधिक मात्रा में जो मिट्टी पाई जाती है वह कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। सर्वाधिक मात्रा में मिट्टी जो पाई जाती है वह कौन सी है? तो सर्वाधिक मात्रा में जो मिट्टी है यह है जलोढ़ मिट्टी, है ना। उत्तर प्रदेश में जो मिट्टी है सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी मिट्टी है? तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो मिट्टी है वह कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, है ना। क्या होगा भैया? जलोढ़ मिट्टी। याद रखना बच्चे। और जलोढ़ मिट्टी में भी दो प्रकार की है, खादर और बांगर। जो नवीन जलोढ़ मृदा है वो खादर है और जो पुरानी जलोढ़ मृदा है वो है बांगर। तो उत्तर प्रदेश में जब हम मिट्टियों की बात करते हैं तो मिट्टी बच्चे याद रखना क्या है? तो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी और सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, है ना। इसी तरीके से अगर बात करें काली मिट्टी की, भाई साहब उत्तर प्रदेश में जो काली मिट्टी का विस्तार है ये कहाँ पर है? तो काली जो मिट्टी है बच्चे उत्तर प्रदेश में, इसका विस्तार आपको बुंदेलखंड क्षेत्र में दिखाई देगा। कहाँ पर? तो काली मिट्टी का जो विस्तार है ना यह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर दिखाई देगा? बुंदेलखंड क्षेत्र में दिखाई देगा। याद रखना बच्चों कि उत्तर प्रदेश में जो काली मिट्टी है इसका विस्तार किस क्षेत्र में मिलेगा? तो काली मिट्टी का जो विस्तार है यह मिलेगा बच्चे कहाँ पर? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में। कहाँ पर बच्चे? बुंदेलखंड क्षेत्र में, है ना। चलो इसी तरीके से अगर बात करें मिर्जापुर, तो मिर्जापुर का क्या हिसाब किताब है? तो मिर्जापुर की अगर बात करें तो मिर्जापुर में आप देखोगे लाल मिट्टी का विस्तार है, लाल मिट्टी का विस्तार है मिर्जापुर में, है ना। इसी तरीके से अगर बात करें यहाँ पर तो मथुरा में, मथुरा और आगरा यहाँ पर रेगिस्तानी मिट्टी मिलेगी। मथुरा और आगरा चूँकि राजस्थान से सीमा बनाते हैं तो यहाँ जो मिट्टियाँ हैं ये किस प्रकार की मिट्टियाँ हैं? रेगिस्तानी मिट्टियाँ हैं। किस प्रकार की मिट्टी है बच्चे? रेगिस्तानी मिट्टी है ना। जबकि रायबरेली के कुछ हिस्सों में आप देखोगे, रायबरेली का जो कुछ हिस्सा है, इन हिस्से में अगर बात करें तो रायबरेली के कुछ हिस्सों में आपको दिखाई देगा क्या? क्षारीय मृदा, है ना। रायबरेली का जो कुछ हिस्सा है यहाँ पर दिखाई देगा क्षारीय मृदा। तो ऑप्शन संख्या क्या होगा? बी हो जाएगा। रायबरेली के कुछ हिस्सों में बच्चों अगर देखें तो यहाँ पर जो मिलेगा यह किस प्रकार का मिलेगा? तो क्षारीय मृदा मिलेगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले डेटा पर चर्चा करें। अगर लाल मिट्टी की बात करें उत्तर प्रदेश में, भाई लाल मिट्टी कहाँ पर? तो लाल मिट्टी देखो बच्चों, अगर पूछा जाए कि साहब लाल मिट्टी कहाँ पर मिलेगी, तो झांसी लाल मिट्टी, है ना। मिर्जापुर लाल मिट्टी, दक्षिणी प्रयागराज लाल मिट्टी। तो झांसी हो गया, मिर्जापुर हो गया, दक्षिणी प्रयागराज हो गया, ये सब के सब किसमें? तो लाल मिट्टी से जुड़े हैं। क्या? सभी लाल मिट्टी से जुड़े हैं। झांसी, मिर्जापुर, दक्षिणी प्रयागराज और चंदौली का जो कुछ हिस्सा है, क्या चंदौली का जो कुछ हिस्सा है ये सभी किससे जुड़ा है? तो लाल मिट्टी से जुड़ा है ना। जो पड़वा मृदा है अगर बात करें बच्चे तो यह बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलेगा आपको। पड़वा जो मृदा है यह आप देखेंगे कहाँ पर मिलेगा? तो बुंदेलखंड क्षेत्र की मृदा है, बुंदेलखंड क्षेत्र की मृदा है, याद रखना। बुंदेलखंड क्षेत्र की मृदा है, याद रखना। और ऊसर जो मिट्टी है ना, ऊसर मिट्टी का जो प्रभाव है बच्चे उत्तर प्रदेश में, यह आपको कहाँ पर मिलेगा? अलीगढ़ में मिलेगा, मैनपुरी में मिलेगा, अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा और कानपुर का जो कुछ दक्षिणी हिस्सा है ना, कानपुर का दक्षिणी हिस्सा, इन क्षेत्रों में जो मिट्टी मिलेगी बच्चे, कानपुर का जो दक्षिणी हिस्सा है, इन क्षेत्रों में जो मिट्टी मिलेगी वह मिट्टी कौन सी है? तो अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा। इसके अलावा देखोगे तो कानपुर का जो दक्षिणी हिस्सा है, इन क्षेत्रों में जो मिट्टी मिलने वाली है यह मिलने वाली है ऊसर मिट्टी। कौन सी? ऊसर मिट्टी मिलेगी यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कशन करते हैं कुकरैल नदी, जिसे कुकरैल वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ जोड़ा जाता है, किस नदी की सहायक नदी है? अब देखो बच्चों, कुकरैल नदी या फिर कुकरैल वन्यजीव अभ्यारण्य, सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। एक लोकल नदी है कुकरैल नदी, है ना।
क्या एक लोकल नदी है कुकरेल नदी। किस प्रकार की नदी है भैया? तो लोकल नदी है कुकरेल नदी, कुकरेल नदी। और इसी नदी के, कुकरेल जो नदी है बच्चे, इसी नदी के आप देखोगे नाम पर एक वन्यजीव अभयारण्य है, कुकरेल वन्यजीव अभयारण्य। क्या नाम है इसका? कुकरेल वन्यजीव अभयारण्य। तो प्रिय बच्चों, ये जो कुकरेल वन्यजीव अभयारण्य है ना, अगर कोई पूछ ले कि भैया इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी कब भैया? तो स्थापना हुई थी 1978 में। कहाँ पर है ये? लखनऊ में। तो कुकरेल जो वन्यजीव अभयारण्य है इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। कहाँ पर? लखनऊ में। और ये जो कुकरेल नदी है, इसी नदी पर आप देखेंगे तो इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो 1978 में इसकी स्थापना हुई, लखनऊ में है ये कुकरेल वन्यजीव अभयारण्य। याद रखना एक चीज़ बच्चे, क्या याद रखोगे? तो कुकरेल जो वन्यजीव अभयारण्य है ये मगरमच्छ के लिए, मगरमच्छ के संरक्षण के लिए और कछुओं के संरक्षण के लिए लोकप्रिय है। मगरमच्छ और कछुओं के संरक्षण के लिए लोकप्रिय है बच्चे, याद रखना। मगरमच्छ और कछुओं के संरक्षण के लिए लोकप्रिय है बच्चे, है ना। अगर आपसे सवाल पूछा जाए भैया किस लिए लोकप्रिय है, तो मगरमच्छ और कछुओं के संरक्षण के लिए लोकप्रिय है, याद रखो। ठीक है भैया, मगरमच्छ और कछुओं के संरक्षण के लिए लोकप्रिय है। प्रिय बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो, क्या ध्यान दोगे कि ये किसकी सहायक नदी है कुकरेल नदी? तो उत्तर याद रखना गोमती की, है ना। क्योंकि लखनऊ में कौन सी नदी बहती है भैया? गोमती नदी बहती है। आओ थोड़ा सा इस गोमती नदी को याद करते हैं। संभावना है कि आप में से बहुत सारे बच्चे इस नदी को जानते होंगे। देखो, गोमती नदी की जब हम चर्चा करेंगे तो याद रखना बच्चे कि यह जो गोमती नदी है ना, इसका उद्गम कहाँ पर हुआ? तो पीलीभीत के फुलहर झील में। कहाँ पर? पीलीभीत का जो फुलहर झील है, यहाँ पर आप देखेंगे इसका उद्गम होता है पीलीभीत के फुलहर झील से, है ना। तो गोमती नदी का जो उद्गम है ये पीलीभीत के फुलहर झील से होगा। पहली बात तो ये है। दूसरा ध्यान रखना कि जो गोमती नदी है इसकी लंबाई कितनी है बच्चों? तो गोमती नदी की जो लंबाई है 960 किलोमीटर है। लंबाई क्या है? लंबाई 960 किलोमीटर, है ना। तो गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत के फुलहर झील से होगा। लंबाई अगर पूछा जाए तो 960 किलोमीटर है। ये गोमती नदी किसकी सहायक नदी है बच्चे? तो गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। और उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों से निकलती है। क्या? गंगा की सहायक नदी है और उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों से निकलती है। उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों से निकलती है ना। तो यूपी में कहाँ से मैदानी भाग से निकलती है, याद रखना ये भी कि उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों से निकलती है कौन सी नदी? तो उत्तर प्रदेश के जो मैदानी भाग है यहाँ से निकलती है ये गोमती नदी, है ना। और बच्चे जो गोमती नदी है ना, अगर बात करें तो कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी मिल जाती है। जो कैथी स्थान है यहाँ पर मिल जाती हैं किसमें? गंगा में। तो गाजीपुर में कैथी नामक स्थान में गंगा में मिलती हैं, यानी गंगा की सहायक नदी है। इनके किनारे कई सारे बड़े शहर स्थित हैं, जैसे सीतापुर है, सुल्तानपुर है, सीतापुर, फिर आप देखोगे तो लखनऊ, सुल्तानपुर, ये सभी के सभी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, ये सभी के सभी आप देखोगे तो जो शहर है ना, इन्हीं नदियों किनारे स्थित हैं। सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, सभी के सभी जो शहर है बच्चे किस नदी किनारे हैं? तो सभी के सभी शहर आप देखोगे गोमती नदी किनारे हैं। तो प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन संख्या ए। क्या होगा? ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो भैया ये आप देखोगे गोमती नदी की पूरी पूरी कहानी है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक इसकी सहायक नदी है सई नदी। अगर पूछा जाए कुकरेल के अलावा एक सई जो नदी है ना, वो भी गोमती की सहायक नदी है, याद रखना। क्या? जो सई नदी है यह भी किसकी सहायक नदी है? गोमती की सहायक नदी है। तो ऑप्शन संख्या ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। क्या उत्तर होगा? ऑप्शन संख्या ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले डेटा पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं बेलन जो नदी है ये किसकी सहायक नदी? भाई अगर पूछा जाए आपसे कि बताइए जो बेलन नदी है ये किसकी सहायक नदी है, सभी बच्चे बता दो जल्दी से। यहां पर बता दो कि भाई साहब जो बेलन नदी है यह किसकी सहायक नदी है? तो बेलन नदी अगर बात करें बच्चे, यह तमसा की सहायक नदी है और तमसा माँ गंगा की सहायक नदी है ना। हिंडन किसकी सहायक नदी है भैया? तो हिंडन की बात करें, हिंडन आप देखोगे तो यह सहायक नदी है किसकी? यमुना की। और इसी नदी किनारे स्थित है गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। तो गाजियाबाद और अगर देखा जाए जो गाजियाबाद और आलमगीरपुर जो मेरठ वाला है, ये दोनों किस नदी की
किनारे स्थित है। तो गाजियाबाद और आलमगीरपुर ये दोनों ही अगर देखा जाए बच्चों, तो दोनों के दोनों, चाहे वो गाजियाबाद हो या फिर आलमगीरपुर हो, दोनों के दोनों हिंडन नदी किनारे स्थित है। रिहंद किसकी सहायक नदी है बच्चे? तो रिहंद नदी आप देखेंगे सोन की सहायक नदी है। क्या? सोन नदी की सहायक नदी है बच्चे, है ना, सोन नदी की सहायक नदी। आपको पता है रिहंद नदी घाटी जो परियोजना है वो कहीं ना कहीं सोनभद्र में ही है, तो सोन की सहायक नदी है, ये वाला डेटा भी याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। अगला क्या है? तो दुधवा जो टाइगर रिजर्व है इसकी उत्तरी और दक्षिणी सीमा कौन सी नदी बनाती है? क्या? दुधवा जो टाइगर रिजर्व है बच्चे इसकी उत्तरी और दक्षिणी सीमा कौन सी नदी बनाती है, ये सवाल है। सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताओ उस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बच्चों। सभी के सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताओ, है ना, क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि भाई साहब जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व है, आपसे पूछा गया था कि ये बताइए जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है ये कौन सी नदियों से घिरा हुआ है? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व के लिए क्या उत्तर होगा? शारदा और खागरा। ऐसी दशा में जब दुधवा टाइगर रिजर्व की बात करें, प्रिय बच्चों आप जानते हो कि जो दुधवा टाइगर रिजर्व है वो लखीमपुर खीरी में है। कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में है ना। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान भी है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो यूपी का जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश का जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है बच्चे, यह कौन सा है? तो यूपी का जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है अगर देखें तो यह आपको दिखाई देगा क्या? दुधवा टाइगर रिजर्व। और लखीमपुर खीरी में है। अगर बात करें इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी जो स्थापना हुई यह कब हुई? 1977 में इसकी स्थापना हुई। कब? 1977 में इसकी स्थापना हुई। साथ ही साथ याद रखना कि जो दुधवा टाइगर रिजर्व है इसको टाइगर रिजर्व के रूप में कब स्थापित किया गया? तो इसको जो टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया, यह स्थापित किया गया 1987-88। कब? 1987-88 में इसको टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया, है ना। तो लखीमपुर खीरी में स्थित है क्या? दुधवा टाइगर रिजर्व। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा टाइगर रिजर्व। स्थापना इसकी 1977 में हुई थी। टाइगर रिजर्व के रूप में इसे स्थापित किया गया 1987-88 में। और जो दुधवा टाइगर रिजर्व है बच्चे अगर देखा जाए तो ये मोहना और सुहेली नदी से घिरा हुआ है। क्या? मोहना और जो सुहेली नदी है इन नदियों से घिरा हुआ है बच्चों। इसको भी नोट कर लो कि मोहना और सुहेली नदी, क्या? मोहना और सुहेली नदी इन नदियों से घिरा हुआ है। कौन सा? तो दुधवा टाइगर रिजर्व। यानी ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, मोहना और सुहेली नदी। तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है ये है बच्चे। आप देखोगे दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी में है। स्थापना 1977 में हुई। टाइगर रिजर्व के रूप में इसे स्थापित किया गया 1987-88 में। और मोहना और सुहेली नदी, क्या? मोहना और जो सुहेली नदी है बच्चे ये आपको दिखाई देंगे इस नदी किनारे, है ना। और क्षेत्रफल कितना है इसका? 490 वर्ग किलोमीटर है। तो क्षेत्रफल भी याद रखो अगर इच्छा हो तो। चले आगे। यूपी का पहला टाइगर रिजर्व है, यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व। इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। पीलीभीत में ही है। कहाँ पर है? पीलीभीत में ही है। और शारदा और खकरा नदियों से घिरा हुआ है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व यह कहाँ पर है? तो बिजनौर में है। तो अमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व है यह कहाँ पर है? बिजनौर में है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? बिजनौर में है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। कहाँ पर? बिजनौर में। रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है ना, ये रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व की अगर बात करें चित्रकूट में है रानीपुर टाइगर रिजर्व। और बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। तो अगर कहीं पर सवाल पूछे कि साहब ये बता दीजिए कि बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, इस बुंदेलखंड क्षेत्र का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र का एकमात्र टाइगर रिजर्व अगर कोई पूछे तो उसका उत्तर क्या होगा? बुंदेलखंड क्षेत्र का एकमात्र जो टाइगर रिजर्व है बच्चे, इसका उत्तर क्या होगा? तो ये हो जाएगा रानीपुर टाइगर रिजर्व, है ना। बुंदेलखंड क्षेत्र का एकमात्र टाइगर रिजर्व है रानीपुर टाइगर रिजर्व। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रेफाइट के भंडार की जो संभावना है ये कहाँ पर है? क्या भाई? तो ग्रेफाइट के भंडार की जो संभावना है कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, सभी बच्चे यहाँ पर बताओ। अब देखो ग्रेफाइट के भंडार की बात कर रहे हैं। प्रयागराज की अगर बात करें तो प्रयागराज में सिलिका सैंड जो पाए जाते हैं यह पाए जाते हैं ठीक ठाक, है ना। इसी तरीके से बलिया में आप देखेंगे तो अभी रिसेंट में यह देखा गया बच्चे कि बलिया में जो क्रूड ऑयल की संभावना व्यक्त की गई थी, यानी कि क्रूड जो ऑयल है ये आप देखोगे
तो इसकी संभावना व्यक्त की गई और इस पर लेकर के लगातार काम चल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो ग्रेफाइट के भंडार की संभावना है ना, यह कहाँ पर मिलेगा? तो हमीरपुर में। यानी प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, हमीरपुर। क्या? ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा बच्चे, हमीरपुर। आगे बढ़ते हैं। सोनराई क्षेत्र, देखो सोनराई जो क्षेत्र है ना, यूपी में अगर बात करें तो सोनराई क्षेत्र कहाँ पर है? ललितपुर में है बच्चों। और सोनराई क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो ग्रेफाइट तो हमीरपुर था। सोनराई क्षेत्र जो है ललितपुर में तांबा व यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर? तो सोनराई जो क्षेत्र ये किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा और यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है ना। तांबा और यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? तो ललितपुर का जो सोनराई क्षेत्र है ना, यह प्रसिद्ध है किस लिए? तांबा और यूरेनियम के लिए। सिंगरौली की बात करें, सोनभद्र का जो सिंगरौली है ना, सोनभद्र का जो सिंगरौली क्षेत्र है, सोनभद्र का जो सिंगरौली क्षेत्र है अगर बात करें तो ये बच्चे किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो सोनभद्र का जो सिंगरौली क्षेत्र है ये किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है सोनभद्र का सिंगरौली क्षेत्र, है ना। सोनभद्र का जो सिंगरौली क्षेत्र है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जबकि ललितपुर का जो सोनराई क्षेत्र है तांबा और यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है ना। चुर्क और डाला, अगर बात करें चुर्क और डाला, ये संबंधित है कहाँ से बच्चे? तो सोनभद्र से। और ये जो क्षेत्र है चुर्क और डाला ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए बच्चों? सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ना। सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरीके से अगर बात करें, भारत का जो पहला तेल शोधक कारखाना है, भारत का प्रथम तेल शोधक जो कारखाना है बच्चों, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना, यह कहाँ पर मिलेगा? तो भारत का पहला जो तेल शोधक कारखाना है यह मिलेगा मथुरा में। अगर कोई पूछ ले कि भारत का पहला जो तेल शोधक कारखाना ये कहाँ पर है, तो यह कहाँ पर मिलेगा? मथुरा मिलेगा भारत का पहला तेल शोधक कारखाना, है ना। भारत का जो पहला तेल शोधक कारखाना ये कहाँ पर मिलेगा? तो यह मिलेगा बच्चे मथुरा में। इसी तरीके से, सॉरी भारत कह रहे हैं यूपी का, भारत नहीं बच्चों, इसको करेक्ट कर लो, उत्तर प्रदेश का। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना तो असम के डिगबोई में है, इसको उत्तर प्रदेश का, है ना। उत्तर प्रदेश का पहला तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। और अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में परमाणु संयंत्र कहाँ पर है बच्चों, तो उत्तर प्रदेश में जो परमाणु संयंत्र है ना, यह कहाँ पर मिलेगा? तो यूपी में जो परमाणु संयंत्र है यह आपको देखने को मिलेगा कहाँ? उत्तर प्रदेश में जो परमाणु संयंत्र है ये आपको दिखाई देंगे कहाँ पर बच्चों? तो प्रश्न का उत्तर होगा कि बुलंदशहर के नरौरा में, है ना। बुलंदशहर के नरौरा में उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई देगा। क्या? तो बुलंदशहर का जो नरौरा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में परमाणु संयंत्र दिखाई देगा। कहाँ पर? बुलंदशहर के नरौरा में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। सभी बच्चे एक बार वीडियो को दमदारी से लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मस्त होकर के पढ़ते रहें, अपने दोस्तों को, मित्रों को, साथियों को बताते रहें कि बहुकाली जो क्लास है ना इसकी शुरुआत हो चुकी है उत्तर प्रदेश स्पेशल वाली क्लास की। उत्तर प्रदेश में मसाला पार्क कहाँ पर पाया जाता है, ये सवाल पूछा जा रहा है भाई, मसाला पार्क कहाँ पर है। तो मसाला पार्क की जब हम चर्चा करेंगे, प्रिय बच्चों याद रखना, देखो जो मसाला पार्क है ना, मसाला पार्क की जब हम चर्चा करेंगे तो इसको थोड़ा सा समझना। क्या भाई? कि जो मसाला पार्क है ना, अगर पूछा जाए भाई साहब मसाला पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पाया जाएगा, तो रायबरेली में। कहाँ पर? तो ये क्या बताओगे भैया? रायबरेली में। जो मसाला पार्क है यह कहाँ पर पाया जाएगा, तो यह पाया जाएगा रायबरेली में, है ना। अगर आपसे सवाल पूछा जाए, ये बताइए जो मसालों का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, तो मसालों का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है बच्चे, क्या? मसालों का जो सर्वाधिक उत्पादन होगा यह कहाँ पर होगा, तो मसालों का जो सर्वाधिक उत्पादन होगा बच्चे, यह कहाँ पर होगा, तो साहब मसालों का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होगा ना, ये कहाँ पर होगा, तो मसालों का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होगा, याद रखना यह होने जा रहा है कहाँ पर बच्चों, तो मसालों का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होने जा रहा है ये मध्य प्रदेश में हो रहा है। लेकिन मसालों का बागीचा किसको कहते हैं, तो साहब मसालों का बागीचा कहा जाता है केरल को, क्योंकि सुगंधित जो मसालों का बगीचा अगर पूछ लिया जाए किसको कहेंगे, तो साहब मसालों का जो बागीचा है ना यह कहा जाएगा किसको, तो केरल को। क्योंकि सुगंधित जो मसाले हैं ना, सुगंधित जो मसाले हैं यह देखोगे तो सुगंधित जो मसाले हैं ये याद रखना यह कहाँ पर मिलेंगे, तो केरल में। तो मसालों का बागीचा कहा जाता है किसको, केरल को। मसालों का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है ये कहाँ पर होता है, मध्य प्रदेश में। और मसाला जो पार्क है ना ये आप देखोगे कहाँ पर मिलेगा, रायबरेली मिलेगा, है ना। आगे बढ़ें, चलो नेक्स्ट बच्चे यहाँ पर डिस्कस करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम कि साहब उत्तर प्रदेश जो राज्य औद्योगिक विकास निगम है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो उत्तर प्रदेश में
राज्य औद्योगिक जो विकास निगम है इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से किसको जानते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जानते हैं नोएडा को, है ना। और बच्चों निर्यात जो संवर्धन पार्क है ना, ये भी आपको कहाँ पर दिखाई देगा, तो उत्तर प्रदेश में नोएडा में ही दिखाई देगा, यानी कि ग्रेटर नोएडा में दिखाई देगा। तो ये वाला डेटा भी थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सैरा नृत्य है, इसमें किस देवता की पूजा होती है। क्या बच्चे, जो सैरा नृत्य है इस नृत्य में किस देवता की पूजा होती है, सवाल है सैरा नृत्य से। देखते हैं कि कौन कौन से बच्चे हैं जो कि इसका उत्तर दे पाते हैं कि साहब जो सैरा नृत्य है इसमें किस देवी देवता की पूजा होती है। आओ भाई समझते हैं सैरा नृत्य की। पहला कि सैरा जो नृत्य है इसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो सैरा जो नृत्य है ना इसका संबंध किस क्षेत्र से है, बुंदेलखंड से। सैरा नृत्य की बात करें इसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो इस नृत्य का जो संबंध है ये बुंदेलखंड से है, सैरा नृत्य का, है ना। सैरा जो नृत्य है बच्चे, अगर पूछा जाए कि इस नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है, भैया बुंदेलखंड से। और अगर आप सैरा नृत्य को जानते हो तो आप ये भी जानते हो कि यह बुंदेलखंड का फसल कटाई है ना, बुंदेलखंड का फसल कटाई नृत्य है। बुंदेलखंड का जो फसल कटाई नृत्य है ये कौन सा है, बुंदेलखंड का जो फसल कटाई नृत्य है बच्चे ये कौन सा है, तो सैरा है ना। तो सैरा नृत्य बुंदेलखंड की फसल कटाई नृत्य है। और जब फसल कटाई नृत्य है तो किसकी पूजा होगी भैया, इंद्र देवता की पूजा होगी। क्या, इंद्र देवता की पूजा होगी। यानी प्रश्न का उत्तर बड़ा ही स्पष्ट है, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, तो सैरा नृत्य अगर देखा जाए बुंदेलखंड का फसल कटाई नृत्य है। अगर बात करें यहाँ पर तो इसमें इंद्र देवता की पूजा होती है। किसकी होती है बच्चे, इंद्र देवता की पूजा होती है, ध्यान से समझो। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे डिस्कस करते हैं। ये जो सैरा नृत्य है ना, याद रखना अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए सैरा नृत्य से कि भाई बुंदेलखंड हो गया, बुंदेलखंड का फसल कटाई नृत्य है ये। अब देखो एक चीज़ और अगर पूछ ले एक ख्याल पूछ लिया जाता है बुंदेलखंड से, ये ख्याल जो है बुंदेलखंड का यह क्या है, तो पुत्र जन्म उत्सव का प्रतीक है। तो ये बता सकते हो भैया जो ख्याल नृत्य है इसका क्या मामला है, तो ये पुत्र जन्मोत्सव का प्रतीक है, ये बता सकते हो, है ना। कि ख्याल जो नृत्य है ये पुत्र जन्मोत्सव का प्रतीक है। इसी तरीके से अगर बात करें बच्चों ख्याल नृत्य का कि पुत्र जन्मोत्सव का प्रतीक है, आगे जब हम लोग देखेंगे ख्याल नृत्य के बारे में, पुत्र जन्मोत्सव का प्रतीक ख्याल, तो कभी कभार आप देखोगे यहाँ पर बुंदेलखंड से पाई डंडा पूछ लिया जाता है। क्या भैया, पाई डंडा पूछ लिया जाता है कि बुंदेलखंड का जो कि डांडिया बोलते हैं इसको, बुंदेलखंड का क्या बोलते हैं, डांडिया बोला जाता है ना। कि पाई डंडा भी कहाँ से जुड़ा है, बुंदेलखंड जुड़ा है। दीवारी भी आप देखेंगे तो बुंदेलखंड से ही जुड़ा है। तो ये बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले डेटा पर चर्चा करते हैं नटवरी का, कि नटवरी किस क्षेत्र से संबंधित है। नटवरी की अगर बात करें बच्चे, यह पूर्वांचल से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में नटवरी जो क्षेत्र है यह संबंधित है किससे, पूर्वांचल से संबंधित है ना। राहुला जो है बुंदेलखंड की शिक्षाप्रद जो कहानियां हैं, बुंदेलखंड की शिक्षाप्रद कहानियों पर आधारित, बुंदेलखंड की शिक्षाप्रद कहानियों पर आधारित, कहानियों पर आधारित बुंदेलखंड की शिक्षाप्रद कहानियों पर आधारित लोक नाट्य होता है। बुंदेलखंड की शिक्षाप्रद कहानियों पर आधारित जो लोक नाट्य कला है ना, लोक नाट्य कला, ये कौन सा है, तो ये है राहुला, है ना। बुंदेलखंड की शिक्षाप्रद कहानियों पर आधारित जो लोक नाट्य कला है ये क्या होता है, तो राहुला होता है। बच्चे ध्यान रखना। तो राहुला कहाँ संबंधित है, बुंदेलखंड से। और बुंदेलखंड की शिक्षाप्रद कहानियों पर आधारित ये जो लोक नाट्य कला है इसी को बोलते हैं राहुला। इसी तरीके से अगर चौरसिया की बात करें, चौरसिया का संबंध कहाँ से है, तो चौरसिया का जो संबंध है ये जौनपुर से जुड़ा है। क्या, चौरसिया कहाँ जुड़ा है, तो जौनपुर का लोक नृत्य है ना। तो चौरसिया की अगर बात करें यह जुड़ा है किससे बच्चे, तो ये जौनपुर का लोक नृत्य है चौरसिया, याद रखना। कहाँ जुड़ा है, जौनपुर का लोक नृत्य है, याद रखो, है ना। कहाँ जुड़ा है भाई, जौनपुर का। आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ये सवाल पूछा जा रहा है भाई कि मोहम्मद अली जो जौहर विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर है। जल्दी से बताओ सभी के सभी बच्चे। और ये विश्वविद्यालय अक्सर चर्चा में रहा है, अलग अलग कारणों से बच्चे चर्चा में रहा है, इसलिए मोहम्मद अली जो जौहर विश्वविद्यालय है ना, ये मैं जानना चाहता हूँ कि बच्चे जल्दी से कमेंट कर बता दो कि मोहम्मद अली जो जौहर विश्वविद्यालय है ये है कहाँ पर। क्या है कहाँ पर बच्चे, सभी बच्चे एक बार बताओ। चलो भाई, बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बता रहे हैं मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के बारे में। तो भाई साहब मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय याद रखना है कहाँ पर, रामपुर में।
कहाँ पर है, रामपुर में है, और वर्ष 2006 में इसकी स्थापना की गई थी, है ना। वर्ष 2006 में इसकी स्थापना की गई थी बच्चे। और आप देखेंगे ना, आजम खान जो आप देखेंगे राजनेता हैं, उनके ऊपर इस विश्वविद्यालय को लेकर के ही बहुत ज़्यादा मुकदमे दर्ज किए गए थे। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बच्चे, कहीं ना कहीं इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन संख्या बी, है ना। मेरठ की अगर बात करें बच्चों, तो मेरठ में देखोगे तो मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है। चौधरी चरण सिंह जो राज्य विश्वविद्यालय, ये कहाँ से जुड़ा है, तो मेरठ से जुड़ा है। तो चौधरी चरण सिंह जो राज्य विश्वविद्यालय है, ये अगर पूछा जाए कहाँ जुड़ा है, तो मेरठ से जुड़ा है, चौधरी चरण सिंह राज्य विश्वविद्यालय, है ना। इसी तरीके से अगर बात करें तो मेरठ से ही मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय जुड़ा है। क्या, मेजर ध्यानचंद जो खेल विश्वविद्यालय है अगर देखा जाए तो ये भी कहाँ पर है, मेरठ में ही है। तो मेजर ध्यानचंद जो खेल विश्वविद्यालय है, इसका भी संबंध कहाँ से है, मेरठ से ही है, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का। और चौधरी चरण सिंह जो विश्वविद्यालय है, इसका भी संबंध कहाँ से है, मेरठ से है। अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज को समझना कि भाई साहब, अगर प्रयागराज से हम यहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो एक तो पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, यहाँ पर पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला इलाहाबाद विश्वविद्यालय है यहाँ पर, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1987 में हुई थी, है ना। तो पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना हुई थी 1987 में, यह मिलेगा। इसी तरीके से आप देखोगे तो मोतीलाल नेहरू के नाम पर, मोतीलाल नेहरू के नाम पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा बच्चे। मोतीलाल नेहरू अगर बात करें तो इंजीनियरिंग कॉलेज ये भी मिलेगा कहाँ पर, प्रयागराज में, है ना। कहाँ पर मिलेगा बच्चे, प्रयागराज में मिलेगा, याद रखना। तो प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन संख्या बी है। क्या, ऑप्शन संख्या बी। आगे बढ़ते हैं बच्चे, मंगलायतन जो विश्वविद्यालय है, यह पूछा जाए कि यूपी में कहाँ पर है, तो मंगलायतन जो विश्वविद्यालय है बच्चे, यह यूपी में कहाँ पर है, अलीगढ़ में। कहाँ पर, अलीगढ़ में है ये विश्वविद्यालय, मंगलायतन विश्वविद्यालय, है ना। इसी तरीके से अगर बात करें तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय की, तो तीर्थंकर जो महावीर विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर है बच्चों, तो तीर्थंकर जो महावीर विश्वविद्यालय है अगर हम चर्चा करें तो ये कहाँ पर मिलेगा, तो अलीगढ़ में मंगलायतन विश्वविद्यालय, और तीर्थंकर जो महावीर विश्वविद्यालय ये कहाँ पर मिलेगा, मुरादाबाद में। ये कहाँ पर स्थित है, मुरादाबाद में। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय जो विधि विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है, तो झलवा में है। तो राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है, झलवा, प्रयागराज में। तो ये बता सकते हो कि राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है, तो झलवा, प्रयागराज में मिलेगा राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, है ना। कहाँ पर भैया, तो झलवा, प्रयागराज में मिलेगा राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, हमीरपुर किस मंडल में है। सवाल ये है साहब कि हमीरपुर जो है वो कौन से मंडल में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जल्दी से बता दो कि हमीरपुर किस मंडल में है ना। चलो भाई, राजा हमीर देव के द्वारा आप देखेंगे ना तो एक शहर की स्थापना की गई। राजा हमीर देव वर्मन या राजा हमीर वर्मन के द्वारा, हमीर वर्मन द्वारा एक शहर की स्थापना की गई, और इस शहर का नाम क्या था, हमीरपुर, है ना। तो राजा हमीर वर्मन द्वारा स्थापित शहर है, ये शहर है, राजा हमीर वर्मन द्वारा स्थापित ये शहर है। और इस शहर को आप देखोगे तो हमीर वर्मन द्वारा स्थापित ये जो शहर है ना, इस शहर को लाल रेत की भूमि भी कहते हैं। क्या, लाल रेत की भूमि भी कहते हैं। तो चाहे आपसे लाल रेत की भूमि पूछ ले, या फिर पूछ ले राजा हमीर वर्मन द्वारा स्थापित शहर, या फिर अगर बात करें बच्चे इस हमीरपुर के बारे में अगर बात करें तो ये बेतवा और यमुना के संगम पर स्थित शहर है ना। बेतवा और यमुना के संगम पर स्थित जो शहर है बच्चे, किस मंडल में है, जल्दी से बता दो। तो चित्रकूट धाम मंडल में है। क्या, चित्रकूट धाम मंडल में है। तो ये बच्चों जो चित्रकूट धाम मंडल में शहर है ना, चित्रकूट धाम मंडल में स्थित ये जो शहर हैं, इनके बारे में समझो कि यह जो शहर है इसमें कौन कौन से हैं। तो एक तो हमीरपुर है, फिर बांदा है, महोबा है। क्या बच्चों, हमीरपुर, बांदा, महोबा, और इसके अलावा चित्रकूट। हमीरपुर, बांदा, महोबा और चित्रकूट, ये 4 शहर स्थित है बच्चे, है ना। 4 शहर स्थित है। तो हमीरपुर के बारे में आप बता सकते हैं। प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी हो जाएगा, चित्रकूट मंडल हो जाएगा। और ज्यादा बच्चों ने चित्रकूट मंडल लिखा भी है ना। चलो, यहां पर एक स्थल है सुमेरपुर। क्या,
यहाँ पर बच्चे एक स्थल है जिसका नाम है सुमेरपुर, और जो सुमेरपुर स्थल है ना बच्चे, ये हाथ से निर्मित जूती के लिए प्रसिद्ध है। हाथ से निर्मित जूती के लिए प्रसिद्ध है। हाथ से निर्मित जो जूती है ना, इसके लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? तो ये जगह, जो कि आप देखोगे ना तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी है हमीरपुर का। क्या? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी है बच्चों हमीरपुर का। विश्व का पहला जो जल विश्वविद्यालय बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है? हमीरपुर बन रहा है। अगर कोई पूछ ले ये बताइए विश्व का पहला जो जल विश्वविद्यालय ये कहाँ पर बन रहा है, तो विश्व का पहला जल विश्वविद्यालय बच्चे कहाँ पर बन रहा है? प्रश्न का उत्तर होगा कि विश्व का पहला जो जल विश्वविद्यालय बन रहा है ना, ये कहाँ पर बन रहा है बच्चों? तो विश्व का पहला जो जल विश्वविद्यालय है बच्चे, यह कहाँ पर बन रहा है? तो याद रखना कि विश्व का पहला जो जल विश्वविद्यालय है ये भी कहाँ पर बन रहा है? हमीरपुर में ही बन रहा है। कहाँ पर भाई? हमीरपुर में ही बन रहा है। तो प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन संख्या बी। शामली किस मंडल में है? ये सवाल पूछा जा रहा है भाई। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है शामली, सहारनपुर मंडल में है। कहाँ पर है? तो सहारनपुर मंडल में है बच्चे, याद रखना। तो अगर कोई पूछ ले भाई शामली के बारे में कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है शामली, लौह कला के लिए लोकप्रिय है और किस मंडल में है, तो यूपी का जो सबसे पश्चिमी जिला है बच्चे शामली, अगर देखोगे किस मंडल में है, तो ये मंडल कौन सा हो जाएगा? मंडल हो जाएगा अगर बात करें शामली सहारनपुर में। कहाँ पर? सहारनपुर में, है ना। तो किस मंडल में है? सहारनपुर मंडल का हिस्सा है। मथुरा किस मंडल में भाई? आगरा में। मथुरा कहीं ना कहीं किस मंडल में है? आगरा का हिस्सा है ना। अगर आपसे पूछा जाए भाई मथुरा किस मंडल में है, तो मथुरा आप बता सकते हो आगरा में है। और हापुड़ किस मंडल में है? तो हापुड़ है मेरठ में। क्या? हापुड़ जो मंडल है इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर कौन सा है? तो मेरठ है। तो हापुड़ अगर पूछा जाए तो यह क्या बता सकते हो? मेरठ, है ना। हापुड़ क्या है? मेरठ मंडल का हिस्सा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय जो 1975 में स्थापित नहीं हुआ था? कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1975 में नहीं हुई थी? ये सवाल पूछा जा रहा है। कठिन प्रश्न है, बहुत कठिन है बच्चे, क्योंकि भाई साहब आप देखोगे ना तो परेशान करने वाला प्रश्न है। अवध विश्वविद्यालय यानी राम मनोहर लोहिया जो अवध विश्वविद्यालय है बच्चों, राम मनोहर लोहिया जो अवध विश्वविद्यालय है, अगर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें भाई साहब की जो राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, इसका क्या मामला है, तो प्रिय बच्चों देखो राम मनोहर लोहिया जो अवध विश्वविद्यालय है ना, इसको अगर हम लोग डिस्कशन करें तो ये कहाँ पर है? फैजाबाद में। राम मनोहर लोहिया जो अवध विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? फैजाबाद में स्थित है, बता सकते हैं, है ना, कि राम मनोहर लोहिया जो अवध विश्वविद्यालय कहाँ पर है? फैजाबाद में स्थित है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है भाई? तो झांसी में स्थित है। अच्छा, इसकी भी स्थापना हुई थी कब? तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय अगर बात करें तो इसकी भी स्थापना आप देखेंगे बच्चे, तो ये झांसी में हुई थी और 1975 में। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय इसकी भी स्थापना 1975 में हुई थी। और रुहेलखंड विश्वविद्यालय है, ये कहाँ पर है भाई? बरेली में है। ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है, इसकी भी स्थापना 1975 में हुई थी। तो ये 3 ऐसे विश्वविद्यालय हैं ना जिनकी स्थापना 1975 में हुई थी बच्चे। लेकिन जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय है ना, जो कहाँ पर है? जौनपुर में स्थित है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय नाम है इसका, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? तो जौनपुर में। तो वीर बहादुर सिंह जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय है अगर बात करें ये कहाँ पर है? जौनपुर में है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1987 में। क्या हुई? तो इसकी स्थापना कब हुई? 1987 में। तो वीर बहादुर सिंह जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय है जौनपुर में बच्चे, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। बाकी सब की स्थापना 1975 में हुई थी, है ना। बाकी सब की स्थापना कब हुई? 1975 में हुई। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, इसको नोट कर लो। भीमराव अम्बेडकर राज्य विश्वविद्यालय की बात करें भैया, देखो भीमराव अम्बेडकर के नाम से जो राज्य विश्वविद्यालय है वो आगरा में है, और जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है? तो वो आपको ध्यान रखना है बच्चे कि भीमराव अम्बेडकर के नाम से जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो लखनऊ में, जबकि राज्य विश्वविद्यालय कहाँ पर है? आगरा में 1927 में इसकी स्थापना हुई। चौधरी चरण सिंह जो विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर है? मेरठ में है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में, है ना। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, देखो भाई 1791 में जोनाथन डंकन ने एक संस्कृत कॉलेज की नींव रखी थी। जोनाथन डंकन के प्रयासों से बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी, है ना। ये भारत का पहला हिंदू कॉलेज था, भारत का पहला हिंदू कॉलेज था, और यही आगे चल कर के बनता है क्या? संपूर्णानंद संस्कृत कॉलेज। और प्रिय बच्चों संपूर्णानंद जो संस्कृत कॉलेज है ना, दुनिया का सबसे बड़ा संस्कृत कॉलेज है, ये याद रखना।
संपूर्णानंद संस्कृत कॉलेज की जब बात करेंगे तो ये इसकी खास बात क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा संस्कृत कॉलेज है ना। अब इससे बड़ा संस्कृत कॉलेज है नहीं, तो दुनिया का सबसे बड़ा जो संस्कृत कॉलेज है बच्चे, इससे बड़ा जो संस्कृत कॉलेज है ये है नहीं। ठीक है, याद रखेंगे नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश का चौथा मुख्यमंत्री है? क्या भाई, यूपी के चौथे मुख्यमंत्री कौन है, ये सवाल पूछा जा रहा है ना। यूपी के चौथे मुख्यमंत्री कौन है बच्चे, ये सवाल पूछा जा रहा है। चलो बता दो जल्दी से, यूपी के जो चौथे मुख्यमंत्री हैं, ये अगर बात करें तो इनसे सवाल पूछा जा रहा है। सभी बच्चे बताओ। चलो यूपी के चौथे मुख्यमंत्री, देखो पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो पहले तो मुख्यमंत्री थे भैया गोविंद वल्लभ पंत। अगर यहाँ पर पहले मुख्यमंत्री पूछा जाता तो पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत है ना। पहले जो मुख्यमंत्री होंगे ये कौन हो जाएंगे भाई, तो गोविंद वल्लभ पंत। अगर दूसरा पूछा जाए तो दूसरे कौन है, डॉक्टर संपूर्णानंद जी, ये सेकंड है। फिर तीसरे कौन है, तो चंद्रभानु गुप्त है ना। चंद्रभानु गुप्त है। ये प्रश्न क्यों पूछा गया इसके बारे में मैं बता दूं। प्रश्न इसलिए पूछा गया क्योंकि सुचेता जो कृपलानी है ना, सुचेता जो कृपलानी है बच्चे, इनका जो क्रम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, यह उत्तर प्रदेश की चौथी मुख्यमंत्री है ना। उत्तर प्रदेश की चौथी मुख्यमंत्री है, लेकिन भारत की पहली महिला सीएम है किसी भी राज्य की। भारत की पहली जो महिला सीएम है, या किसी भी राज्य की भारत की पहली महिला सीएम है ना। भारत की जो पहली महिला सीएम है किसी भी राज्य की अगर बात करें तो ये पहली महिला सीएम है, याद रखें। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो चौथी सीएम है, और भारत की पहली महिला सीएम है कौन, तो ये बता सकते हो यहाँ पर सुचेता कृपलानी। न सिर्फ भारत की बल्कि उत्तर प्रदेश की भी पहली महिला सीएम कौन है, उत्तर प्रदेश की प्रथम जो महिला सीएम है वो कौन है, तो उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला सीएम है उनका भी नाम क्या है, उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला सीएम है उनका भी नाम क्या है भाई, सुचेता कृपलानी। कब से कब तक रही है, 1963 से 1967, 1963 से 1967 है ना। 1963 से 1967 इस प्रश्न का उत्तर होगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगर बात करें तो संविधान लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन है, तो संविधान जो लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल हैं। अगर सवाल पूछा जाए कि संविधान लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे, तो क्या उत्तर होगा, संविधान लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल थे यह थे HP मोदी। कौन थे बच्चे, HP मोदी साहब। नाम परिवर्तन के समय भी यही थे है ना, क्योंकि संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और जो सरोजनी नायडू थी ना, सरोजनी नायडू, उन्होंने 1947 से 1949 तक काम किया था। तो सरोजनी जो नायडू हैं बच्चे, इनका जो आप कार्यकाल देखते हो, ये देखते हो 1947 से 1949, 1947 से 1949 है ना, ये ध्यान रखना। तो संविधान लागू होने के बाद पहले राज्यपाल थे HP मोदी साहब, जबकि उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल अगर देखा जाए सरोजनी नायडू थी। विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे बच्चों, तो विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन थे, पुरुषोत्तम दास टंडन। विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, पुरुषोत्तम दास टंडन थे विधानसभा के पहले अध्यक्ष। और उत्तर प्रदेश के जो पहले लोकायुक्त थे ये कौन थे, तो उत्तर प्रदेश के पहले जो लोकायुक्त थे यह थे विशंभर दयाल। विशंभर दयाल। तो यूपी के जो पहले लोकायुक्त थे यह कौन थे, विशंभर दयाल है ना। उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन थे, तो यह थे विशंभर दयाल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, तो लोकप्रिय एक मंदिर है क्षेमकली देवी का मंदिर। क्या लोकप्रिय जो क्षेमकली देवी का मंदिर है, इससे सवाल पूछा जा रहा है कि कहाँ पर है। क्या लोकप्रिय जो क्षेमकली देवी का मंदिर है ये कहाँ पर है, सवाल पूछा जा रहा है कि भैया बाराबंकी में है, या फिर कन्नौज में है, या फिर मुजफ्फरनगर में है, या फिर बांदा में है। देखो भैया बांदा की अगर बात करें तो बांदा में एक दुर्ग है कलिंजर का, और इसी कलिंजर के दुर्ग में एक स्थित है नीलकंठ मंदिर है ना। तो कलिंजर के किले के अंदर भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है नीलकंठ मंदिर, और ये बड़ा ही प्रसिद्ध है नीलकंठ मंदिर, ये बहुत लोकप्रिय बच्चे। इसी तरीके से अगर डिस्कशन हम यहाँ पर करें मुजफ्फरनगर से, तो मुजफ्फरनगर का जो शुक्रताल है ये बहुत प्रसिद्ध है। क्या बच्चों की मुजफ्फरनगर का शुक्रताल बहुत प्रसिद्ध है ना। फिर क्षेमकली देवी का जो मंदिर है ये कहाँ पर है, कन्नौज में।
कहां पर है? कन्नौज में। तो ऑप्शन संख्या क्या होगा? ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा इसका उत्तर, यानी कन्नौज होगा बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। क्या? कन्नौज होगा इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं। पाटेश्वरी देवी का जो मंदिर है ये कहां पर है? तो पाटेश्वरी देवी का मंदिर ये आप देखोगे बलरामपुर के तुलसीपुर में, बलरामपुर के तुलसीपुर में स्थित है पाटेश्वरी देवी का मंदिर। बलरामपुर के तुलसीपुर में स्थित है ना, बलरामपुर के तुलसीपुर में स्थित है पाटेश्वरी देवी का मंदिर। बेल्हा देवी का जो मंदिर है ये कहां पर है? तो बेल्हा देवी का मंदिर है कहां पर? प्रतापगढ़ में। बेल्हा देवी का मंदिर अगर देखा जाए तो प्रतापगढ़ में है ना। तो पाटेश्वर देवी मंदिर कहां पर है? बलरामपुर के तुलसीपुर में। और बेल्हा देवी का मंदिर कहां पर है? प्रतापगढ़ में। कनक भवन की अगर बात करें तो कनक भवन कहां पर है? अयोध्या में। कनक भवन कहां पर है? अयोध्या में। तो ये भी बता सकते हो कि कनक भवन कहां पर है? अयोध्या में। बेल्हा देवी का जो मंदिर है ये कहां पर है? प्रतापगढ़ में। और पाटेश्वर देवी का जो मंदिर है बलरामपुर के तुलसीपुर में स्थित है। कहां पर है? बलरामपुर के तुलसीपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भारद्वाज आश्रम की अगर बात करें बच्चों तो यह कहां पर है? प्रयागराज में है। भारद्वाज आश्रम अगर देखा जाए तो यह कहां पर है? प्रयागराज में है भारद्वाज आश्रम, है ना। इसी तरीके से अगर बात करें सोमनाथ मंदिर का तो सोमनाथ मंदिर कहां पर है? देवरिया में है सोमनाथ मंदिर। कहां पर है सोमनाथ मंदिर? देवरिया में है सोमनाथ मंदिर। और गोकर्णनाथ मंदिर की अगर बात करें तो गोकर्णनाथ जो मंदिर है ये कहां पर है? लखीमपुर खीरी में। तो गोकर्णनाथ जो मंदिर है बच्चे यह कहां पर स्थित है? लखीमपुर खीरी में स्थित है गोकर्णनाथ मंदिर, है ना। कहां पर स्थित है? लखीमपुर खीरी में स्थित है गोकर्णनाथ मंदिर। आगे बढ़ते हैं। 2500 से अधिक गारमेंट फैक्ट्री होने के कारण किस जिले को सिटी ऑफ अपैरल कहा जाता है? कौन सा जिला है जिसको कि सिटी ऑफ अपैरल कहते हैं? ये सवाल है कि सिटी ऑफ अपैरल जिले के नाम से जाना जाता है बच्चे। गाजियाबाद। भाई गाजियाबाद को अगर देखें तो इसको हम लोग जानते हैं किस नाम से? तो उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश बोला जाता है इसको, यानी उत्तर प्रदेश का जो प्रवेश द्वार है गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश है ये है गाजियाबाद। गौतम बुद्ध नगर को बोला जाता है क्या बच्चे? तो गौतम बुद्ध नगर को बोला जाता है रेडीमेड फैक्ट्री होने के कारण सिटी ऑफ अपैरल यानी कि परिधान शहर। आजमगढ़ को अगर देखा जाए बच्चे तो तमसा नदी के किनारे स्थित है, तमसा नदी के किनारे स्थित है। दुर्वासा ऋषि की भूमि कहा जाता है इसको, तमसा नदी किनारे है और इसको बोला जाता है क्या? दुर्वासा ऋषि की भूमि। तो अगर देखा जाए दुर्वासा जो ऋषि है, दुर्वासा ऋषि की भूमि किसको बोलते हैं? तो प्रिय बच्चों दुर्वासा ऋषि की भूमि बोला जाता है किसको? तो यह बोला जाता है किसको? आजमगढ़ को, है ना। और अगर बात करें भदोही तो भदोही को बोलते हैं कालीन नगरी। यानी कि आप देखोगे तो सिंपल सा प्रश्न है बच्चों कि प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या हो जाएगा सी गौतम बुद्ध नगर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी स्थापना कब हुई? 1976 में। उत्तर प्रदेश का पहला नियोजित शहर है। यूपी का पहला जो नियोजित शहर है वो कौन सा है? तो यूपी का पहला अगर बात करें नियोजित शहर अगर बात करें तो यूपी का पहला जो नियोजित शहर है ना वो है बच्चे कौन सा? यूपी का पहला नियोजित शहर अगर बात करें तो ये है नोएडा, याद रखना, है ना। अगर सवाल पूछे कि उत्तर प्रदेश का पहला नियोजित शहर कौन सा है तो क्या उत्तर होगा? यूपी का पहला नियोजित शहर है बच्चे नोएडा। इसी तरीके से अगर ग्रेटर नोएडा की बात करें तो ग्रेटर नोएडा इसकी स्थापना 1991 में हुई। कब? 1991 में हुई, है ना। और वीवी गिरी जो राष्ट्रीय श्रम संस्थान है ये कहाँ पर है? तो वीवी गिरी जो राष्ट्रीय श्रम संस्थान है ये कहाँ पर है? नोएडा में है। तो वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ये कहाँ पर है? नोएडा में है ना। तो ग्रेटर नोएडा 1991 में, 1976 में यूपी के पहला नियोजित शहर, ये भी ध्यान रखो। चलो आगे बढ़ते हैं। शाहजहांपुर किस नदी के तट पर बसा है भाई? तो शाहजहांपुर की अगर बात करें बच्चों, ये पूछा जाए भैया किस नदी किनारे स्थित है तो शाहजहांपुर बसा है किस नदी किनारे? रामगंगा नदी किनारे, है ना। चाहे आपसे मुरादाबाद पूछ ले, बरेली पूछ ले या फिर शाहजहांपुर पूछ ले, चाहे आपसे बच्चे मुरादाबाद पूछ ले या फिर बरेली पूछ ले या फिर शाहजहांपुर पूछ ले, ये सब किस नदी किनारे स्थित हैं? रामगंगा नदी किनारे, है ना। और इस शहर को बुलाता है शहीदों की नगरी। शहीदों की नगरी के नाम से लोकप्रिय है बच्चे, शहीदों की नगरी के नाम से लोकप्रिय है। तो सिंपल सा प्रश्न है, आप बता सकते हो ऑप्शन संख्या बी, है ना। चलो भाई, अनूप शहर जो कि बुलंदशहर में है किस नदी किनारे स्थित है? तो गंगा नदी किनारे। गाजियाबाद किस नदी किनारे है? हिंडन नदी किनारे। ललितपुर किस नदी किनारे है? बेतवा नदी किनारे। क्या? ललितपुर किस नदी किनारे है? बेतवा नदी किनारे। फिर रायबरेली किस नदी किनारे है? तो सई नदी किनारे। कालपी किस नदी किनारे है? यमुना नदी किनारे, यमुना नदी किनारे। और बागपत भी किस नदी किनारे है? तो यमुना नदी किनारे। क्या बच्चों, बागपत भी किस नदी किनारे है? यमुना नदी किनारे स्थित है ना। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं कि महाराजा
सुहेल देव जो स्मारक है ये कहाँ पर है? तो देखो बच्चे, सुहेल देव की भूमि के नाम से बहराइच को जाना जाता है। क्या? सुहेल देव के नाम से जो भूमि है ना वो जानी जाती है किस नाम से? बहराइच से। इसलिए महाराजा सुहेल देव जो स्मारक है ये कहाँ पर है? बहराइच में है बच्चे। और महाराजा सुहेल देव स्मारक के अलावा चित्तौरा जो झील है ना ये भी आपको बहराइच में ही दिखाई देंगी, है ना। हाँ, ये बात अलग है कि आजमगढ़ में सुहेल देव के नाम से एक राज्य विश्वविद्यालय बना हुआ है। अगर पूछा जाए भाई आजमगढ़ में सुहेल देव के नाम से एक राज्य विश्वविद्यालय बन रहा है, लेकिन अगर सुहेल देव स्मारक की बात करेंगे ना ये कहाँ पर मिलेगा बच्चे? तो बहराइच मिलेगा। नहीं, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, आपको ये भी पता है, ये भी कहाँ पर बच्चे? तो बहराइच में है कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1975-76 में हुई थी। सुहेलवा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है श्रावस्ती में स्थित है, बलरामपुर में स्थित है। श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा यहाँ पर स्थित है। तो ये बता सकते हो श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा। और विश्व का पहला जो जल विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? हमीरपुर में है। तो विश्व का पहला जो जल विश्वविद्यालय ये कहाँ पर मिलेगा बच्चे? हमीरपुर मिलेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये था बच्चे आज का सेशन। उम्मीद है कि आपको ये मज़ेदार लगा होगा, कुछ नया सीखे होंगे, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से आपने सीखा होगा और एकदम अपडेटेड कंटेंट के साथ में सीखा होगा। क्योंकि जो प्रश्न जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं नए वाले, हमने कोशिश करी है वैसे ही प्रश्न बनाने की। प्रिय बच्चों, आप सभी को पता है कि इन दिनों चल रहा है क्या? तो दिवाली ऑफर का जो धमाका है ये चल रहा है। आपको पता होना चाहिए 24 अक्टूबर तक ये धमाका है बच्चे। तो उत्तर प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर देखो इसमें 90% तक ऑफ है। 90% तक का ऑफ का मतलब है कि अब ये 60% में मिल सकता है, 70% में मिल सकता है, 80% में मिल सकता है और 90% में मिल सकता है। साथ ही साथ 13% का जो और एक्स्ट्रा जो छूट मिलेगी वह मिलेगी किस चीज़ पर? तो अपने टॉप कोर्सेज पर। लेकिन इसके लिए आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना होगा UC13। प्रिय बच्चों, कोर्स की वैलिडिटी अब एग्जाम तक होने वाली है, तो एकदम बेफिक्र होकर के दिवाली मनाइए और कोई ना कोई एक बढ़िया कोर्स खुद से परचेस कर लीजिए। अपने दोस्त को, अपने मित्र को, अपने साथी को, अपने सखी को आप गिफ्ट कर सकते हो बच्चे कि ये भैया उत्कर्ष का ऐप है और आप इसको इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। बाकी आप सभी बच्चे पढ़ते रहो, खूब मन लगा करके ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद।